हूं कि कागज का है लिबास चरागों का शहर है, कागज का है लिबास चरागों का शहर है, चलना संभल संभल के चूंकि तुम नशे में हो, किसी नशे में मत आइएगा वरना अपने शरीर पे भी आग लगते देर नहीं लगती। गला काटना और सत्याग्रह में आपको फर्क नहीं दिखाई देता है। ओके, मैं बोल देता हूं। कैसे आपके आंखों पर कौन सी पट्टी बन गई सर? के लिए हिंदुस्तान उनके साथ खड़ा। आज की तारीख में इजराइल को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, उसको एक धक्का लगा है और जब तक वो बाउंस बैक नहीं करेगा तब तक वो चैन नहीं लेगा। ये सच्चाई है। ये लड़ाई इजराइल ने तो शुरू नहीं की, ये तो हमास ने की है और वो एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। हमास को वो जमीन से मिटा देगा क्योंकि अब आर पार की लड़ाई होगी। ये हमास के लिए नहीं, हिजबुल्लाह के लिए भी है। आजादी की लड़ाई के लिए भारत खड़ा हुआ तो अच्छा, वहां पे ब्रिटिशर को भगाया, जिस तरह भगाया अंजना जी, आजादी के लिए खड़ा होना, सत्याग्रह करना, कैसे आप बात कर रहे हैं? जनरल मेस्टन इनको समझाइए जरा। देखिए, मेरा सकते इसके पीछे तो वो देश है जिसने तुम्हारी टोपी हटवा दी है, जिसने अपने देश में दाढ़ी नुचवा दी है, जिसने मस्जिदों पर से गुंबद हटवा दिए हैं, जिसने ये कह दिया है कि रमजान नहीं रख सकते पब्लिकली, जिसने कह दिया पब्लिकली मोहम्मद साहब का नाम नहीं रख सकते। अरे भाई समझो कहीं उसके जाल में तो नहीं फंस रहे हो, कभी अमेरिका के ट्रैप में फंसे रहते हो, कभी चाइना के ट्रैप में फंस रहे हो बस। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं हिंदुस्तान पॉइंट ऑफ व्यू। दोस्तों आज मैं जिस वीडियो पर रिएक्शन देने वाला हूं वो वीडियो है आज तक यूट्यूब चैनल का। दोस्तों आज की डिबेट होने वाली है बीजेपी के प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी और AIMIM के प्रवक्ता वारिस पठान के बीच में। दोस्तों जब एंकर अंजना ओम कश्यप ने वारिस पठान से पूछा कि भड़काऊ भाईजान ओवैसी आतंकवादियों के साथ क्यों खड़ा है, क्या अब वे हमास जाएंगे, तो दोस्तों इस पर वारिस पठान भारत के स्वतंत्रता सेनानियों की तुलना हमास के आतंकवादी, टेररिस्टों और दहशतगर्दों से करने लगा। तभी सुधांशु त्रिवेदी और अंजना ओम कश्यप दोनों ने मिलकर इसे लाइव डिबेट में उधेड़कर मार के जूते भगा दिया। दोस्तों यदि आप चैनल पर नए हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। तो चलिए हम लोग मेन वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यह तो फिलिस्तीन को तय करना होगा कि वो हमास के साथ है या नहीं। बहुत स्पष्ट सी बात है, भारत फिलिस्तीन का एक राज्य के रूप में स्वीकार करता है, परंतु इजराइल के साथ शांतिपूर्ण वार्ता के माध्यम से। अब यदि उसमें आतंकवाद का पक्ष आ जाता है तो फिर सारा का सारा आधार बदल जाता है। और मैं यह भी कहना चाहूंगा, जब हम अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति पे बात कर रहे हैं तो इसमें एक लंबी डिजाइन होने की संभावना हो सकती है। पहली डिजाइन है मुस्लिम देशों की आपसी प्रतिस्पर्धा, चूंकि यूनाइटेड अरब अमीरात इजराइल को मान्यता दे चुका था, सऊदी अरब मान्यता देने के कगार पे था, मोहम्मद बिन सलमान के साथ पूरी वार्ता चल रही थी और उस समय ये ईरान को अच्छा नहीं लगेगा क्योंकि ईरान और सऊदी अरब में मुस्लिम वर्ल्ड के वर्चस्व को लेकर एक लड़ाई है और हमास का समर्थन और हिजबुल्लाह दोनों का समर्थन ईरान से होता है। तो संभावना हो सकती है ईरान ने ये उकसाया हो, क्योंकि हमास की इतनी हैसियत नहीं हो सकती, उसे पता हो कि इजराइल जैसे ताकतवर देश पे ऐसा आक्रमण करने के बाद क्या होगा। दूसरी एक संभावना इससे बड़ी है। देखिए अभी G20 में अगर आपको ध्यान हो, भारत के साथ मिडिल ईस्ट और यूरोप कॉरिडोर बना, यानी अब रेल और रोड के माध्यम से यूनाइटेड अरब अमीरात होते हुए यूरोप से जो जाएंगे उसमें सबसे की पोर्ट कौन है? हाइफा इजराइल का पोर्ट है। और अगर यह चीज देखें तो यह सबसे नागवार किसको गुजरेगी? चाइना के वन बेल्ट वन रोड ऑपरेटिव को, क्योंकि ये एक प्रकार से उसका विकल्प बना। मिडिल ईस्ट के जिन कंट्रीज को वो अपने साथ करना चाहता था वो उसके साथ न आकर एक दूसरे वैकल्पिक रास्ते की तरफ चले गए। और उसमें सबसे महत्वपूर्ण ये भी तो है ना कि वो जो G20 में ऐलान हुआ है सर, जो G20 में ऐलान हुआ है कि मिडिल ईस्ट से यूरोप को लेकर हम एक कॉरिडोर बनाना चाह रहे हैं, क्या वो खटाई में नहीं पड़ जाएगा? मैं उसी बिंदु पे आ रहा हूं। यही तो मैं समझाना चाह रहा हूं कि मुसलमानों को समझना चाहिए भाई, ये मुस्लिम बनाम यहूदी की लड़ाई नहीं है। इस संभावना से इनकार नहीं कर सकते, इसके पीछे तो वो देश है जिसने तुम्हारी टोपी हटवा दी है, जिसने अपने देश में दाढ़ी नुचवा दी है, जिसने मस्जिदों पर से गुंबद हटवा दिए हैं, जिसने ये कह दिया है कि रमजान नहीं रख सकते पब्लिकली, जिसने कह दिया पब्लिकली मोहम्मद साहब का नाम नहीं रख सकते। अरे भाई समझो कहीं उसके जाल में तो नहीं फंस रहे हो, कभी अमेरिका के ट्रैप में फंसे रहते हो, कभी चाइना के ट्रैप में फंस रहे हो। बस एक रिलीजियस फंडामेंटलिज्म की गोली दे दी जाती है और उसके बाद तमाम लोग आकर छाती पीटना शुरू कर देते हैं, समझते ही नहीं कि पीछे से गेम कौन खिला रहा है। अरे भाई आप मोहरे हो, मोहरे समझने की कोशिश करो, मगर ये ऐसे मोहरे हैं जो जिसे कहते हैं फिदाइन बनने के लिए तैयार रहते हैं, ये समझ ही नहीं पाते हैं कि स्थिति क्या है। इसलिए ये एक लार्जर स्केल हो सकता है ग्लोबल पॉलिटिक्स का, और यह भी मैं इनकार नहीं करता, इजराइल ने पिछले 70 सालों में दिखाया है। मतलब आइक मैन
जिसने यहूदियों का नरसंहार किया था, उसको अर्जेंटीना से ढूंढ के लाकर उसको मुकदमा चला के मारने से लेके ब्लैक सितंबर 1972 के म्यूनिख ओलंपिक के सारे आतंकवादियों को मारने से लेकर इजराइल ने किसी को बख्शा नहीं है और दुनिया के किसी भी कोने में जाकर उसने वो एग्जीक्यूशन किया है। तो मेरे विचार से हमास वाले भी समझते होंगे कि स्थिति क्या है। तो मैं तो ये मान रहा हूं कि मुस्लिम वर्ल्ड को गहराई से समझना चाहिए कि मुस्लिम वर्ल्ड की आपसी प्रतिस्पर्धा है या किसी बड़े देश के आप मोहरे बन गए, और ये न बन के आप चीन से अरब मुल्कों को आगाह कर रहे हैं, हिंदू के मुद्दे पे आने लगते हैं। तो इस चीज से बचने का प्रयास करना चाहिए। आप चीन से अरब मुल्कों को आगाह कर रहे हैं, लेकिन यहां तो ईरान जैसे मुल्क हैं जो खुद ही हवा देते हैं इन सबको। बहुत लोग ये मानते हैं, बहुत एक्सपर्ट्स, की हमास के इस अटैक के पीछे वो अपने बलबूते नहीं कर सकता था, पूरा ईरान का ब्लूप्रिंट है इस अटैक में। मैंने तो आपसे अंजना जी बात कही कि पहले तो मैंने कहा ईरान और सऊदी अरब की प्रतिस्पर्धा है, उसकी वजह से ये हो रहा है। दूसरा, मैं बात पहले कह चुका हूं, पुनः रिपीट कर रहा हूं, इन देशों में कोई किसी का सगा नहीं है। 1981 में इराक के न्यूक्लियर रिएक्टर को डिस्ट्रॉय किया था जिस समय इजराइल ने, अमेरिका को नहीं पता था। बड़ा फेमस घटनाक्रम है कि रोनाल्ड रीगन को जब बताया गया तो उनके मुंह से निकला, अमेरिकन इंटेलिजेंस को भी नहीं, उनके मुंह से निकला व्हाट। तो पहले वो सदमे में रहे और 1 मिनट बाद उन्होंने कहा बॉयज विल बी बॉयज। और आपको पता है कि वो न्यूक्लियर रिएक्टर को डिस्ट्रॉय करने की सारी लीड उस समय इजराइल को ईरान ने दी थी, क्योंकि ईरान इराक युद्ध में ईरान को डर था कि अगर इराक के पास, सद्दाम हुसैन के पास एटम बम आ जाएगा तो ईरान पे भारी पड़ जाएगा। तो उस समय उसने इजराइल का प्रयोग किया। आज अपनी राजनीति के लिए हम इसका प्रयोग कर रहे हैं। तो मुस्लिम वर्ल्ड को समझना चाहिए भैया ये आपसी लड़ाई हो, भारत के मुसलमानों को तो कुछ लेना देना नहीं इससे। मतलब खाम खा में जाकर उसमें भिड़े रहना, मुझे लगता है ये पूरी तरीके से नादानी और बचकानी हरकत है। यदि कोई भारतीय मुसलमान इस इतने बड़े अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम और माया जाल में अपने को उलझाने का प्रयास करे। ठीक है, मैं लौटूंगी। अब वारिस साहब, अब आप जवाब दे सकते हैं, आप जो जवाब देना चाह रहे थे सुधांशु जी की बातों का। कुछ हिस्टोरिकल फैक्ट्स आपके सारे लोग यहाँ पर करेक्ट मुझे सुधांशु जी बोल रहे थे नेशनलिज्म, कुल मिलाकर बात, हाँ आप उस पर जवाब दे दीजिए। कुल मिलाकर पूरा देश अगर एक साथ है या विश्व के ताकतवर देश एक साथ है तो वो आतंक के खिलाफ है, वो फिलिस्तीनियों के खिलाफ नहीं है। नहीं, बात यार ये नहीं है अंजना जी। पूरा देश और जो वर्ल्ड के बड़े बड़े लीडर हैं वो फिलिस्तीनियों के लिए क्यों कुछ नहीं बोलते कि जो इजराइल कर रहा है वहां पे खाने पीने को नहीं दे रहा है, फूड बंद कर दिया, उनके घर बार सब तोड़ दिए, उनको हॉस्पिटलों के अंदर मेडिसिन का इलाज नहीं हो रहा है, उसके बारे में सब क्यों खामोश बैठे? बात मेरी ये। अब बात नंबर 2, सुधांशु जी से मैं कहूंगा आप नेशनलिज्म की बात करना छोड़ दीजिए। 2 दिन पहले आपका पूरा नेशनलिज्म खत्म हो गया, चकनाचूर हो गया। आपने वारिस पठान अगर पाकिस्तानी को फूल हार पिलाता, लड्डू खिलाता, डिस्को डांडिया करता ना और बलून देता तो अब तक मेरे को पाकिस्तान की टिकट देके भेज देते ये लोग। और शर्म आना चाहिए सुधांशु जी, उन्हीं प्लेयरों का फूल हार पिला रहे हो, चादर उड़ा रहे हो और डांडिया डांस कर रहे हो उनके साथ में। ये आपका नेशनलिज्म छोड़ दीजिए। अब बात नंबर 2, मैं तो मेरे देश के साथ खड़ा हूं। एक भी मर्तबा एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर ने या मोदी जी ने हमास का नाम लिया क्या? मोदी ने या इंडिया ने हमास को इंटरनेशनल टेररिज्म ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर किया? नहीं किया। तो आप क्यों चिल्ला पुकार कर रहे हैं? अरे आपका इसराइल से क्या लेना देना है? मेरा तो पैलेस्टाइन से लेना देना, मेरी तो आस्था भी जुड़ी हुई है, मेरा तो ह्यूमैनिटेरियन का भी सवाल है। मेरा मस्जिद अक्सा वहां पे है, बैतुल मुकद्दस वहां पे है, मेरा पहला किबला वहां पर है। हम तो चाहते हैं ना कि वो इसराइलियों से आजाद हो, तो हमारी आस्था भी है। और हम ये अभी से नहीं देख रहे हैं, 90 साल से देख रहे हैं हम लोग। जब तो महात्मा गांधी ने भी सपोर्ट किया। आप सुधांशु जी बोलेंगे झूठ है, तो मैं तो एविडेंस लेके बैठा हूं। नेल्सन मंडेला ने भी सपोर्ट किया कि नहीं पैलेस्टाइनों पे जुल्म हो रहा है, वहां पे इंडिपेंडेंस होना चाहिए। और हम सब ये चाहते हैं। देखिए टेररिस्ट के साथ कोई नहीं खड़ा है दुनिया में। हम कोई यहाँ फिलिस्तीन के खिलाफ थोड़ी, आपके खिलाफ थोड़ी है। हमारा मुल्क सफर कर रहा है। दुनिया ने के खिलाफ हिंदुस्तान खड़ा था आजादी के लिए, टेररिज्म को क्या वो ब्रिटिशरों के खिलाफ हिंदुस्तान खड़ा था? मेरे भाई सुनिए सर, 5 मिनट कश्मीर में सर 10 सेकंड में अपनी बात करूंगा। नहीं, हिंदुस्तान भुगत चुका है ब्रिटिशरों को। जब हिंदुस्तान ब्रिटिशरों के अगेंस्ट खड़ा था, जंग आजाद। अंजना जी अभी आप मेरे को बोलेंगे आप क्यों बोल रहे हो? सर विद ड्यू रिस्पेक्ट, ये जो वारिस ने जो कहा 10 सेकंड सर विद ड्यू रिस्पेक्ट पॉइंट को उठाना चाहिए। 10 सेकंड में अपनी बात बंद कर दूंगा अंजना जी। उसने कहा है कि जो 10 सेकंड अम्युनिशन यूज किया है वो गलत है, बिल्कुल वो गलत है भाई। हम बोले हाँ, हम जो कह रहे हैं, अरे ह्यूमन वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन ने बोला है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का स्टैंड है, मैं समझता हूं बहुत ही अच्छा उम्दा वाइस स्टैंड लिया है। मगर ये जो फॉस्फोरस एमोनिया का यूजेज किया है,
It is a question that should be asked to the international community, because why use that kind of destructive when it is banned? सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है, जब हम बोल रहे हैं फोस्फोरस का अम्यूनिशन यूज किया है इजराइल ने, पहली बात तो उसको थोड़ा सा असर्टन करना पड़ेगा। और अब देखो सच्चाई सच्चाई ये है कि आप अब हालात देखे हैं क्या? हालात ये हैं कि आज की तारीख में इजराइल को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, उसको एक धक्का लगा है, और जब तक वो बाउंस बैक नहीं करेगा तब तक वो चैन नहीं लेगा। ये सच्चाई है। ये लड़ाई इजराइल ने तो शुरू नहीं की, ये तो हमास ने की है, और वो एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। मतलब कि ये है, मुझे लगता है अगर इजराइल की कोई नब्ज है तो वो 150 होस्टेजेस हैं, उनका किस तरीके से छुड़ाया जाए, क्योंकि मुझे लगता है इजराइल उसके लिए इंतजार कर रहा है, कुछ ना कुछ करने की कोशिश करेगा। अंजरा एक मिनट, क्योंकि उसके लिए स्पेशल ऑपरेशन कर सकता है, मगर ये पूरा विश्वास है हमास को वो जमीन से मिटा देगा, क्योंकि अब आर पार की लड़ाई होगी। ये हमास के लिए नहीं, हिजबुल्लाह के लिए भी है।